वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साइंस की क्लास में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं साइंस क्लास 10 के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर। प्रश्न भी और उत्तर भी दोनों बताए जाएंगे। प्रश्न आपको यहाँ पर मैं क्रिएट करके आपको उसका आंसर बताऊंगा। आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है और आपका कोई दंड नहीं देना पड़ता है। आपका इससे कोई नुकसान नहीं है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारी अगली वीडियो की भी जानकारी आपको समय पे हो जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे पेपर में आता है कि जैसे इथेनोइक एसिड कैसे बनता है या इथेनोइक एसिड कैसे बना, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनता है। तो पहले हम इथेनॉल को, जिसका फार्मूला C2H5OH होता है, इसको ना हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर एल्केली पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं, या इसको गर्म करके कुछ बूंदे पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की मिलाते हैं। तो ये इसको ऑक्सीजन प्रदान करता है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन जोड़ने से फिर ये आपका इथेनोइक एसिड CH3COOH बन जाता है और साथ में जल बनता है। याद रखना है, ये जो इथेनोइक एसिड होता है ये इथेनॉल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से या पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाने से बनता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय होता है, एसिडिक, और जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये एल्केली क्षारीय होता है। अब आपको बताना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इसका रंग कैसा होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड बनता है, साथ में जल बनता है। और इथेनोइक एसिड को अगर हम 5% पानी में मिला दें तो ये आपका सिरका बन जाता है, विनेगर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी इथेनोइक एसिड को 5% पानी में मिला दें, पानी लेके उसमें 5% इथेनोइक एसिड मिलाने से आपका सिरका बनता है, विनेगर, जिसका इस्तेमाल मतलब चौमिन बनाने में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ये जो इथेनॉल होता है इसमें सोडियम मिलाने से क्या होता है, या फिर इथेनॉल को सोडियम मेटल से क्रिया कराने पे क्या होता है। कई बार पोटेशियम भी आ सकता है, तो मिलाने से क्या होता है। तो याद रखना है कि अगर इसको सोडियम से क्रिया कराते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला C2H5ONA होता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेटल हो गया। जब ये इससे क्रिया करता है बेस से तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल अगर इसको गर्म करके 443 केल्विन टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, जो कि अम्लों का बादशाह होता है, किंग ऑफ एसिड होता है। तो जब हम एथेनॉल में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो इथीन बनता है, जिसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और प्लस H2O बनता है, जल बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इथीन और जल बनता है। अब पेपर में क्या है कि जैसे ये जल बन रहा है तो इसको ना क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को, पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रोजनीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जल बनता है, इसीलिए इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला पढ़ते हैं यहाँ से। इसका नाम पूछा जाता है इस फार्मूले का, CH3CH2Br। तो इसके अंदर गिनोगे 2 कार्बन है, तो इसको पढ़ा जाता है ब्रोमो ईथेन। CH3CH2Br इसे पढ़ा जाता है ब्रोमो ईथेन। ठीक है, सॉरी, ब्रोमो ईथेन पढ़ा जाता है। सही है। अगला है मीथेनॉल। ये जो C मतलब एक ना HCHO, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसका फॉर्मूले से भी लिखा जाता है। देखो, कार्बन लिख के एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक बाएं है और एक दाएं में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, इसका नाम पढ़ा जाता है मीथेनॉल। ठीक है, अगला है कि जैसे इसका नाम क्या हो सकता है, तो इसका नाम में देखोगे तो 3 कार्बन का में 3 बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा। तो कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, तो इसे पढ़ेंगे एक एल्केन एक एल्काइन होता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, सॉरी, हेक्साइन, इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन।
कार्बन कार्बन के बीच में जब एक बॉन्ड होता है, कभी 2 बॉन्ड होता है, कभी 3-3 बॉन्ड होते हैं। तो जो एक बॉन्ड होता है ये एल्केन ग्रुप का होता है, एल्कीन, फिर ये एल्कीन ग्रुप का होता है, और ये आपका एल्काइन ग्रुप का होता है। ठीक है, तो इनके नाम में आइन जोड़ा जाता है। ये हेक्सेन था तो आइन जुड़ जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक पर्सन है रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, इनसे एक पर्सन आता है। ऐसे आपने किताब में देखा होगा कि ऐसे एक प्लेट होती है और यहाँ पे से हाथ बना होता है। तो हम इस गर्म प्लेट को जब हम अपने हाथ से छूते हैं तो यहाँ पे किताब में अच्छे से बना के दे रखा है कि हमारे हाथ में सबसे पहले एक सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं कि जैसे गर्म वस्तु को छूने को ये तुरंत इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं, और ये आगे ले जाकर जो स्पाइनल कोड होता है उसके अंदर ये होता है रिले न्यूरॉन होता है। ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है, देखोगे तितली की तरह बना होता है। तो उस रिले न्यूरॉन में भेज देता है ये सूचना, और रिले न्यूरॉन जो होता है फिर ये मोटर न्यूरॉन को यानी प्रेरक कोशिका को ऑर्डर देता है, और वो हमारे हाथ के बाजू में मांसपेशियों में जुड़ा होता है, और वो हमारे हाथ की मांसपेशियों को हटाने का ऑर्डर दे देता है। तो इन तीनों के काम पूछा गया था। तो पहला है जैसे मतलब सेंसरी ऑर्गन क्या करता है, ये सूचना को ग्रहण करता है, इसे बोलते हैं संवेदी तंत्र। और फिर ये सूचना आगे किसको ले जाके देता है, ये देता है रिले न्यूरॉन, जिसे प्रतिसारित तंत्रिका कहते हैं। फिर प्रतिसारित तंत्रिका कहाँ पाई जाती है, तो स्पाइनल कोड में पाई जाती है। फिर स्पाइनल कोड जो होता है ये आगे ब्रेन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये जो स्पाइनल कोड होता है जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, ये मेरुरज्जु हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और इसी मेरुरज्जु के अंदर एक होता है रिले न्यूरॉन। ठीक है, यहीं पे होता है वो रिले न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है मैसेज लाता है इसके पास। रिले न्यूरॉन जो होता है इसको मोटर न्यूरॉन को यानी प्रेरक को तंत्रिका को ऑर्डर देता है कि तुम अपना हाथ हटा लो। तो हम अपने मांसपेशियों से हाथ हटाते हैं और अपने आप को हाथ जलाने से बचा लेते हैं। तो ये सब आपका जो था रिफ्लेक्स एक्शन से क्वेश्चन था, प्रतिवर्ती क्रिया से ऑप्शन था। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, आपको ये डेफिनेशन जो है याद कर लेनी है ढंग से। ठीक है, अगला है कि जैसे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जो पारितंत्र होता है उसमें बायोटिक कंपोनेंट यानी जैव घटक कौन कौन से हैं। तो आपका जैव घटक में पहला आता है प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, फिर आते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, और फिर आते हैं डिकम्पोजर मतलब होता है अपघटक। सूक्ष्म जीव यानी ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपघटक होते हैं। ये पर्यावरण को साफ करते हैं, ये सड़े गले मरे जीवों पौधों को खा के पर्यावरण में उन्हें मिला देते हैं मिट्टी में, इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम क्या होता है। तो परावर्तन के नियम में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे पॉलिश वाली एक प्लेन सतह लेते हैं, यहाँ से एक लाइट आती है, इसके एक पॉइंट पर टकराती है और ऐसे चली जाती है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। ये जो किरण आती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। ये जो टकरा के जाती है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ये होता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु, और इसके ऊपर हम डॉट 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 एक 90 डिग्री का खींचते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब। तो नियम ये होता है कि ये जो इनके बीच में एंगल है और इसके बीच में एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल आई, इसको एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड नॉर्मल ऑल लाइन से प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु के ऊपर खींचा गया विलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये आपके दो नियम होते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, यानी ये दोनों कोण बराबर होते हैं। और तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, सभी के सभी एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आता है, जैसे आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दे देता है और इसके अंदर आपको कहता है कि एक वस्तु जो है उसका ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगा। तो इसको पूरा ड्रॉ करके भी पूछा जाता है और कैसा इमेज बनेगा उसका नेचर भी पूछा जाता है। तो पहले तो देखो मान लो यहाँ पे रखा है तो एक किरण ऐसे पैरेलल जाती है
और पैरेलल जाकर हमने पढ़ा है कि कोई भी किरण अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद अपवर्तन के बाद ये जो है फोकस होकर जाती है। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा नियम क्या होता है कि जो कोई दूसरी किरण आएगी तो वो ऑप्टिक सेंटर प्रकाशिक केंद्र से आती है और वो बिना विचलन के आर पार चली जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहीं पे काटते हैं और इमेज ना आपका 2f2 पे ही बनता है। और ये देखोगे तो ये ऊपर था तो ये अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब ये आपका रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, यानी इसको बोलते हैं वास्तविक और उल्टा बनेगा। और वास्तविक यानी रियल होने का मतलब है कि इस इमेज को देखने के लिए यहाँ पे पर्दा यानी स्क्रीन रखना पड़ेगा। और हम जो भी इसमें पढ़ रहे हैं लेंस में, इसमें सबसे खास बात ये है कि ये जो रेडियस, ये जो सेंटर से लेकर जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा आर से डिनोट करते हैं। और जो ये फोकस पॉइंट है और ये जो ये ऑप्टिक सेंटर है यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकल लेंथ छोटा एफ से लिखते हैं, इसे फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी। और इन दोनों में रिलेशन होता है कि जो आर होता है वो फोकस लेंथ का डबल होता है। और जो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, इसकी लंबाई, ये जो इसकी लंबाई होती है इससे ज़्यादा होती है। ये जो हमारा लेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो ये पूरी लंबाई है, इसको मैं ml से दर्शा रहा हूँ, इसे इंग्लिश में अपेचर कहते हैं, द्वारक। और ये जो O से लेकर 2f2 की दूरी है, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या और जो ये अपेचर होता है, इनमें ये संबंध होता है कि ये इसकी साइज़ बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है। चित्र बनाते समय ध्यान रहे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए इसके साइज़ से, ठीक है। तो आपका एकदम 2f2 पे बन जाएगा। अगला प्रश्न है जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा यानी हीट रिलीज होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना कहते हैं। इसको जब हम पानी से मिलाते हैं तो पानी में मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट बनता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसी का इस्तेमाल सफ़ेदी करने में किया जाता है। और जब हम दीवारों पर सफ़ेदी कर देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। तो ये जो जल होता है ये भाप बन के उड़ जाता है और दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है और इसी की वजह से जो दीवारें होती हैं वो चमकती हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न है कि जो शेविंग मिरर में हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। तो शेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक प्रश्न है कि रियर व्यू मिरर यानी पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं। तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण। फिर जो सर्च लाइट होता है इसमें कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। तो इसमें कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण ऐसा होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं कनकेव मिरर। और एक होता है परावर्तक पृष्ठ जिसका ऊपर की ओर उभरा होता है, तो इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछते हैं जो आपका जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। वो जो प्रश्न ये है कि जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, वो दांतों का इमेज देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को कमेंट में आप जवाब देंगे कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं दांतों का बड़ा इमेज देखने के लिए, ठीक है। एक तो ये प्रश्न आपको कमेंट करना है, ठीक है। फिर एक प्रश्न और है जिसका आपको कमेंट करना है, वो है आपका ईस्टर। ईस्टर का मतलब फार्मूला बताना है कमेंट में, ईस्टर का फार्मूला क्या होता है और ईस्टर जो होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। ईस्टर कैसे बना, कहाँ प्रयोग किया जाता है और ईस्टर का फार्मूला क्या है। तो आपको कमेंट में सिर्फ ईस्टर का फार्मूला बताना है। और जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों का बड़ा इमेज देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।
और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं कटते हैं। तो आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।